नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है द ऑफिसर्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आनंद कौशल। रोज हम लोग 15 मिनट के शो में पॉलिटी के बहुत महत्वपूर्ण 15 सवालों को देखेंगे इस 15 मिनट के दरमियान, जो कि आपकी बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा, चाहे आप बीपीएससी टीआरई या बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हो, सभी के लिए कमोवेश रूप से जरूरी है। तो बिना किसी देरी के हुए हम सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है, वो सवाल क्या है? भारत के राष्ट्रपति पर सवाल है हमारा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? 7 दिन, 30 दिन, 21 दिन, 14 दिन? इसका आंसर बताएंगे आप सभी। क्या होगा इसका सही आंसर? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका सही आंसर क्या है? 14 दिन। देखिए, इसका जो जिक्र है वो कहां है? तो अनुच्छेद 61 में है। कहां है? तो अनुच्छेद 61 में है। मतलब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। क्या है? जैसे अभी हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, जस्टिस वर्मा को। तो अनुच्छेद 61 क्या कहता है? राष्ट्रपति के महाभियोग की बात करता है। किसकी बात करता है? राष्ट्रपति के महाभियोग की बात करता है। इसमें सबसे पहले क्या है? अगर राष्ट्रपति पे महाभियोग लाना है तो राष्ट्रपति पे महाभियोग लाने के लिए क्या करना है? किसी भी सदन में राष्ट्रपति का महाभियोग लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। अगर दोनों में हम लाएंगे तो सबसे पहले एक संकल्प प्रस्ताव लाना पड़ेगा, ठीक है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक संकल्प प्रस्ताव लाना पड़ेगा। ये जो संकल्प प्रस्ताव होगा मेरे भाई, इसके लिए क्या है? 25% सदस्यों का, मतलब 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए। जब ये संकल्प प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो हमें क्या करना है? 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना है, ठीक है। 14 दिन पूर्व क्या करना है? सूचना देना है राष्ट्रपति को, ठीक है। उसके बाद जब सदन में बहुमत की बारी आएगी तो 2/3 बहुमत के आधार पे फैसला होगा। इसी तरह दोनों सदनों में होगा और अंततः ये हटाए जाएंगे। तो इस तरह ये राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये समझ आया आपको? कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक उपराष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है? सवाल को ध्यान से पढ़ना है। ये क्या कहा गया है कि सही नहीं है, ठीक है। वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, बिल्कुल सही बात, देता है। वह राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के बहुमत से ही हटाया जाता है, या इसको लोकसभा में, जब ये बिल राज्यसभा में आता है, लोकसभा में जब आ जाता है तो वहां पे साधारण बहुमत की जरूरत होती है, ठीक है। किसकी जरूरत होती है? साधारण बहुमत की जरूरत होती है, ठीक है। वह अपना कार्यकाल पद की अवधि समाप्त होने के तत्काल बाद छोड़ेगा। नहीं मेरे भाई, वो तत्काल बाद नहीं छोड़ेगा, वो उसके पहले भी छोड़ सकता है। क्योंकि हमने देखा, जो जगदीप धनखड़ है भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति, उन्होंने समय से पहले छोड़ा, त्यागपत्र भी दे सकते हैं। और लास्ट क्या है? उपराष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना करे, ठीक है। तो ये इसमें से क्या है? हमारा जो सी ऑप्शन है ये गलत है। और आपने अभी देखा, देखिए एक बात और बता देता हूं, आप लोगों का 2-3 जगह कंफ्यूजन होता है कि उपराष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि अभी उपराष्ट्रपति का पद खाली हुआ था, तो कहा गया कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कब हो। ये सवाल आप लोगों ने जरूर देखा होगा। तो इसमें बहुत जगह हुआ कि भाई 6 महीने के अंतर्गत उपराष्ट्रपति की नियुक्ति हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। वो क्या है? कहा गया कि उपराष्ट्रपति जब अपना पद छोड़ते हैं तो यथाशीघ्र, समय का जिक्र नहीं है। ये बार बार मैं बता रहा हूं, एक किताब होता है वेयर एक्ट। क्या होता है? वेयर एक्ट होता है, जिसको आप एक तरह से संविधान कह लीजिए, ठीक है। और उसमें उपराष्ट्रपति वाले चैप्टर में जाइएगा, मेरे ख्याल से दूसरा तीसरा कॉलम है, उसी में ये बातें साफ कही गई है कि यथाशीघ्र, कहीं पे भी 6 महीने का जिक्र नहीं है। इसीलिए उस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं? मेरे भाई, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो नियुक्त होते हैं। कैसे होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। और आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति बहुत सारे लोगों को नियुक्त करते हैं। उनमें सबसे पहला कौन है? प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रधानमंत्री है।
दूसरी जगह पे राज्यों के राज्यपाल हैं। फिर कौन है? महान्यायवादी है, ठीक है, महान्यायवादी है। उसके बाद कौन है? महान्यायवादी के बाद जो महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, ये सभी राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं? ये सभी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य होते, याद रखना है। उसके बाद क्या? एससी एसटी आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे। चुनाव आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे, ध्यान रखना है, चुनाव आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हमारे यहां राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, ठीक है। अब चौथे सवाल की ओर आते हैं। चौथे सवाल पे आने से पहले आप सबों के लिए सूचना है, हमारे संस्थान ने आपके लिए एक टारगेट बैच लेके आया है जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के, एक बड़ा अच्छा पोस्ट है, आप लोग जरूर भरिएगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कायदे वाला ये पूरा पैटर्न है। और इसके लिए हमारे संस्थान ने आपके लिए बैचेस लॉन्च कर दी है, जो कल यानी 30 सितंबर से ये क्लासेस मात्र 999 रुपए में ऑनलाइन मोड में चलेगा। एक बात ध्यान रखना, ये जो एईडीओ वाला पोस्ट है बड़ा अच्छा पोस्ट है, इसके साथ आप लोग जरूर तैयारी कीजिएगा। इसका मैं एक छोटा सा सिलेबस बहुत तुरंत बता देता हूं। पहला पेपर जो है वो क्या है? हिंदी है, ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश है। इंग्लिश के शायद 30 सवाल होंगे, 30 और 70 का रेशियो, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके बाद है GS1, जिसमें क्या है? जीएस के सारे सब्जेक्ट होंगे। दूसरा क्या है? जिसको GS2 कहते हैं, इसमें क्या है? रीजनिंग होगा, ठीक है, और इसमें क्या है? मैथ्स होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक चीज मैं बहुत शॉर्टकट में बता दूं, जिनका जीएस अच्छा है वो रीजनिंग पे फोकस कीजिए, क्योंकि यहां से अगर 50 सवाल आता है मेरे भाई तो आप सही कर पाएंगे। और मैथ्स के कुछ कुछ चैप्टर वाइज में बांट के आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। नेक्स्ट सवाल है, भारत में किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान का उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया? 56वां, 61वां, 72वां, 62वां, कब किया गया मेरे भाई? तो ये किया गया है 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, ठीक है। इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था? राजीव गांधी। और राजीव गांधी ने ही दल बदल विरोधी कानून भी लाया। जो 10वीं अनुसूची कही जाती है उसे भी कौन लेके आए? तो राजीव गांधी लेके आए, ठीक है। जो 10वीं अनुसूची, जिसको आप लोग कहते हैं दल बदल कानून कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि कोई विधायक हो या सांसद हो, अगर मान लीजिए जिस पार्टी के सीट से, जिस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़के जाता है और चुनाव जीतने के बाद इस पार्टी को छोड़ देता है तो उसकी सदस्यता अमान्य हो जाएगी। दूसरा क्या है कि अगर कोई सांसद हो या विधायक हो, वो जाता है और अपनी पार्टी के नियमों के विरुद्ध काम करता है सदन में, तब भी उसकी सदस्यता चली जाएगी। और तीसरा कंडीशन है, जब कोई निर्दलीय सदस्य अगर चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी की सदस्यता लेता है तब भी उसको निरस्त किया जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल है पप्पू यादव। पप्पू यादव क्या है? पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि वो कांग्रेस के साथ पक्षकार हैं, लेकिन सदन में कांग्रेस की सदस्यता नहीं ले सकते। इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उससे क्या होगा? उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल है बिहार का, जैसे सुमित सिंह है, वो निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन वो जदयू की सदस्यता नहीं ले सकते। वो क्या है? अभी साइंस मिनिस्टर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। मैं बार बार कहता हूं पॉलिटी हमेशा एग्जाम्पल से समझने की चीजें, उसको समझेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च उच्च न्यायालय, समस्त न्यायालय, केवल उच्च न्यायालय। तो क्या है मेरे भाई? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ठीक है। इसमें क्या है? अनुच्छेद 13 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 26 के तहत क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन। इसका मतलब क्या है? किसी भी कानून के, किसी भी विषय के संवैधानिकता के, उनके पक्ष विपक्ष के बारे में देखना कि ये गलत है या सही है। अब है रिक्त स्थान। शासन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। राजतंत्र, लोकतंत्र, एकतंत्र, स्वतंत्र। लोकतंत्र, क्योंकि आप जानते हैं लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, ठीक है, जनता ही मालिक होती है। इसलिए आप अब्राहम लिंकन की बहुत फेमस लाइन को जानते होंगे, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, ठीक है, ये आपने जरूर सुना होगा।
अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते, शिक्षा एक विधि विषय के रूप में शामिल किया गया है। संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय में। ये क्या है? समवर्ती सूची में। पहले ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन अब क्या है? वो समवर्ती सूची का विषय। एक बात ध्यान रखना है, समवर्ती सूची का मतलब क्या है कि जो कानून है इस पे राज्य भी बनाएगी और केंद्र भी बना सकती है। ठीक है, राज्य भी बना सकती है और केंद्र भी बना सकती है। आप जानते हैं कि ये तीनों सूचियों का जिक्र कहां है? तो 7वीं अनुसूची में। कहां है? तो 7वीं अनुसूची में। इसमें 3 सूची होती है। संघ सूची होता है, ठीक है, राज्य सूची होता है, और क्या होता है? समवर्ती सूची होता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है मेरे भाई? समवर्ती सूची। राज्य सूची पे राज्य कानून बनाएगा, संघ सूची पे संघ कानून बनाएगा, समवर्ती सूची पे दोनों कानून बनाएगा। लेकिन दोनों कानून में अगर कहीं पे दोनों में मतभेद हो गया तो संघ के कानून को वरीयता दी जाएगी। नेक्स्ट सवाल है मेरे भाई, आगे बढ़ने से पहले सूचना है कि हमारे संस्थान ने आपके लिए ऑफलाइन बैच भी रखा है, तो उसके साथ जुड़ना और अपनी सफलता सुनिश्चित करना। बांचू रिपोर्ट के आधार पे क्रमतः भाषा के भाषाई राज्य गठित किया गया था। आंध्र प्रदेश 1953, गुजरात 1960, आंध्र प्रदेश 1956, महाराष्ट्र 1960, आंध्र प्रदेश 1953 में ये किया गया था। बांचू एक्ट मेरे ख्याल से 1948 का था। इसमें हमारे सीतारामैया थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये सारे लोग मिलकर इस समिति का निर्माण कर रहे थे। नवा सवाल है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा सही है? राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा मेरे भाई संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, क्योंकि भारत में क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, भारत में क्या है मेरे भाई? एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, वहीं अमेरिका में जाएंगे तो वहां दोहरी नागरिकता है। ठीक है, अमेरिका, अभी आप जान ही रहे होंगे, अमेरिका हमारे बीच चर्चा में है। ठीक है, अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता। क्या है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका भी है मेरे भाई। क्या है? दोहरी न्यायपालिका है, लेकिन वहां पे संविधान की व्याख्या का सवाल वो फेडरल कोर्ट ही करता है, केंद्र का कोर्ट ही करता है। भारत में एकल न्यायपालिका है, एकल नागरिकता है। अमेरिका में क्या है? कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क का है तो न्यूयॉर्क की भी नागरिकता होगी और अमेरिका का भी नागरिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है? अनुच्छेद 19, 23, 24, 21। क्या है? तो अनुच्छेद 23 है। अनुच्छेद 23 कहता है, अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि आप 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, ठीक है, उसको क्या है? आप खतरनाक उद्योग, ठीक है, क्या है? खतरनाक उद्योग। ठीक है, क्या है? खतरनाक उद्योग खानों में और क्या है? फैक्ट्री में। फैक्ट्री कौन सी? चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्री। ठीक है, ये पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री, इसमें क्या है? काम कराना प्रतिबंधित है। ठीक है, क्या है? काम कराना प्रतिबंधित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं 11वां नंबर सवाल पे, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार कहां है? 14 से 18, 16 से 20, 15 से 19, 18 से क्या है? 14 से 18 क्या है? समानता का अधिकार है। आप सभी जानते हैं 14 से 18 क्या है? समानता का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो क्या है? शिक्षा का अधिकार। संपत्ति का अधिकार तो अब मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार क्या है? अब मूल अधिकार नहीं है, यह वैधानिक अधिकार है, यह कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 300 क में है। कहां है? अनुच्छेद 300 क में है। कहां है? अनुच्छेद 300 क में है। अब ये क्या है? वैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? ठीक है, वैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान का अनुपालन करना और उसके कार्यों, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के लिए सम्मान प्रदर्शित करना एक कर्तव्य घोषित किया गया? किसके अंतर्गत है? जल्दी से बताना है। तो ये क्या है? अनुच्छेद 51 का
क में, किस में है, अनुच्छेद 51 के क में आप जाएंगे तो ये क्या है, एक हमारा मौलिक कर्तव्य है। क्या है ये, हमारा मौलिक कर्तव्य है। और आप सभी जानते हैं मौलिक कर्तव्य का जो जिक्र है वो क्या है, भाग 4A में है। ठीक है, कहां है, भाग 4A में है मेरे भाई। और आप जानते हैं कि ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे आया। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे आया है। और आप जानते हैं कि ये कहां से आया है, सोवियत संघ से आया है मेरे भाई। कहां से आया है, सोवियत संघ से आया है मेरे भाई। और दूसरी बात क्या है मेरे भाई, कि ये सोवियत संघ से तो आया है, इसके बाद क्या है कि ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1976 में। और इस समय भारत की प्रधानमंत्री जो थी वो कौन थे, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट सवाल है, संसदात्मक शासन में वैधानिक संप्रभु कौन है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए संसदीय शासन जो हम लोगों का शासन है, इसमें संसद ही तय करता है क्या करना है क्या नहीं करना है। अंतिम सवाल है, संघात्मक सरकार का निम्न में से क्या आधार है, व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मत संबंध, केंद्र तथा राज्य, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के मत संबंध, कार्यपालिका अस्तित्व संसद पर आधारित होता है। देखिए संसदीय शासन का सीधा फॉर्मूला है मेरे भाई, कि संसदीय शासन का सीधा फॉर्मूला क्या है, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच संबंध है वो प्रगाढ़ होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। हमने 15 मिनट में 15 सवालों को किया, बड़े अच्छे से किया। इसी को ऐसे ही रोज हमारे सवाल मिलते रहेंगे, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देते रहना है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, धन्यवाद।